नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज लाल किले में जो बम विस्फोट हुआ था, लाल किले के सामने जो बम विस्फोट हुआ था उसको 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक सरकार ने इसको एक आतंकवादी घटना नहीं बताया है। आधिकारिक रूप से इसको नहीं बताया है। हालांकि जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो अब इस मामले की जांच कर रही है। आज बहुत सारे इसमें अरेस्ट भी हुए हैं और इसके तार जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक में लोगों की छानबीन की जा रही है। आज कश्मीर में भी बहुत सारे जो जमाते इस्लामी के जो आउटफिट्स हैं वहां पर आज धरपकड़ करने की कोशिश किया। आज जो एक जेएनके की पुलिस है और जो टेरर मॉड्यूल है जिसको लेकर कई दिनों से पुलिस परेशान थी कि आखिर ये टेरर मॉड्यूल क्या जैशे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। आज हिंदू ने एक स्टोरी किया है। हिंदू का अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है सागर, अगर बैक स्टेज में तो आप इसे प्ले करें। ये देखिए, वुमन डॉक्टर अरेस्टेड इन जेएन के टेरर मॉड्यूल केस लिंक टू दिल्ली कार ब्लास्ट। और उसके बाद शाहीन जो सईद है, शी इज द 8th accused arrested in the terror module linked Jaish-e-Mohammed and Ansar Ghazwatul Hind. And according to a government source, her car was used to ferry explosives. The Delhi blast occurred hours after the discovery of 2,900 kg explosive substances and weapons in Faridabad. अब ये जो हिंदू की स्टोरी है ये पॉइंट आउट कर रही है कि ये हो सकता है कि ये टेरर मॉड्यूल जो 2 टेरर आउटफिट्स इनका मैंने आपको नाम पढ़ के बताया, उससे जुड़ा हो। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस स्टोरी को किया है। वॉशिंगटन पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं और उन्होंने बाकायदा बताया कि ये कैसे-कैसे अभी पुलिस क्या कह रही है, इंडिया का ऑपोजिशन क्या कह रहा है, सरकार इसमें क्या कुछ कह रही है। और साथ में वॉशिंगटन पोस्ट ने ये भी कहा कि अभी आधिकारिक रूप से इसको आतंकवादी घटना नहीं कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से धरपकड़ हो रही है, जिस तरीके से एक्सप्लोसिव्स पकड़े गए हैं और अगर अभी तक इसमें पाकिस्तान का कोई लिंक नहीं निकला है, मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, इसमें पाकिस्तान का अभी कोई एंगल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसको एक टेररिस्ट एक्टिविटी मानकर एनआईए केस कर रही है और इसमें जो केस रजिस्टर हुआ है दैट इज रजिस्टर्ड अंडर यूएपीए और एक्सप्लोसिव्स एक्ट। अब इसका एंगल ढूंढा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल एंगल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर इसका जुड़ाव अफगानिस्तान से है या किसी और कंट्री से है। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एलएनजेपी हॉस्पिटल, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल गए। जैसे ही उन्होंने लैंड किया भारत में और सीधा जो ब्लास्ट के विक्टिम्स हैं उनसे वो मिलने गए और आज उन्होंने पिछले 24 घंटे में आज दूसरी बार बोला कि जो षड्यंत्रकारी हैं और उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और कल भी जब भूटान में थे तो उन्होंने ये कहा कि द कॉन्स्पिरेटर्स विल नॉट बी स्पेयर्ड। आज भी उन्होंने कहा कि षड्यंत्रकारियों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अगर ये कॉन्स्पिरेसी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं तो ये किसका षड्यंत्र हो सकता है? क्या वाकई में जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद, जिसका हिंट हिंदू के खबर में है, तो अगर इसका लिंक उनसे है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर पाएंगे? ये सवाल मैं रेज कर रही हूं क्योंकि अगर आपको याद हो जब पहलगाम की घटना हुई थी तो पहलगाम की घटना के दौरान ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ये भी कहा गया था कि इन फ्यूचर एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज अ रिस्पॉन्स विच विल बी टैंटामाउंट टू अ वॉर। इस बात को भी कहा गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ट्रंप ने किस तरीके से सारे चीजों पर पानी डालने की कोशिश किया। उन्होंने कहा हमने मध्यस्थता की थी। मध्यस्थता करने के बाद ये जो दोनों देश हैं भारत और पाकिस्तान, इन्होंने शांति कबूल की, शांति वार्ता हुई और उन्होंने मध्यस्थता की। उसके बाद से कुछ सुनाई नहीं पड़ा है। और लेकिन अब जो ये इस तरीके की आतंकवादी घटना जिसको कि आधिकारिक रूप से आतंकवादी घटना भारत सरकार ने नहीं माना है, लेकिन क्या वही सवाल आता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी को करना होगा तो क्या कर पाएंगे? क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है जो मोदी जी को परमिट करेगी? क्या मोदी जी उसी हिसाब से 56 इंच की छाती के साथ जो एक्शन हमेशा लेते हैं, क्या वो अब पाकिस्तान के खिलाफ ले पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और उसके कारण कारण क्या होंगे? अगर वो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, उन कारणों में भी हम जाएंगे।
आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट डॉक्टर आफताब कंवल पाशा हैं। डॉक्टर पाशा, आपका स्वागत है। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा भी हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है। और मैं डॉक्टर पाशा से शुरू करती हूँ कि डॉक्टर पाशा, क्या मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर पाएँगे अगर इस घटना का लिंक कोई पाकिस्तान से निकल कर आता है? जी। जी, धन्यवाद नीलू जी। देखिए, ये मसला जो है 3 पॉइंट्स में देखा जाना चाहिए। एक तो डोमेस्टिक, और उसके बाद जो आपने सवाल उठाया रीजनल पाकिस्तान को लेते हुए, और तीसरा ग्लोबल। डोमेस्टिक अगर कारण देखें, पिछले 2 महीनों से जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बिहार में लगे हुए हैं इलेक्शन, और इतने तवील अरसे तक दिल्ली से बाहर रहना, और हर एक छोटा बड़ा निर्णय ऑफिसर हो या उन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, उनसे संपर्क करके अप्रूवल लेना, डिस्कस करना, कई घंटों तक उनको वेट करना पड़े, तो ये काफी सीरियस मामला है। क्या ये गृह मंत्री बीजेपी के पार्टी के प्रेसिडेंट हैं या देश की सुरक्षा के लिए अपॉइंट किए गए हैं? और इससे जुड़ा हुआ सवाल प्रधानमंत्री जो है वो भी लगे हुए हैं इलेक्शंस में, और अपने गृह मंत्री को हर मुमकिन सपोर्ट करते हैं किसी भी तरह, चाहे वो बम ब्लास्ट हो या कुछ भी हो, कश्मीर में या दिल्ली में। तो जैसा कि उन्होंने सऊदी अरब से फौरन लौट के आए पुलवामा के बम ब्लास्ट के बाद, तो ये भूटान में अदानी की पावर प्लांट इनॉग्रेट करने के लिए वहां ठहरे हैं, और भूटान के नरेश उनकी बर्थडे पार्टी के लिए वहां गए हैं। तो क्या उनको फौरन लौट के आना नहीं चाहिए था जब ये उनको इत्तला दी गई, इंफॉर्मेशन दी गई? तो ये जो है एक तरफ है। दूसरी तरफ जो लगातार 11 महीने से पोलराइजेशन जो हो रहा है भारत में, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करना, चाहे वो कश्मीर में हो या दूसरे इलाकों में हो, तो ये फोकस जो है कम्युनल एजेंडा का, बीजेपी का, तो इससे पहले लोअर मिडिल क्लास ही प्रेशर में थे। अब जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल होने का संकेत है। इससे क्या मतलब है कि जो प्रेशर आप कम्युनिटी पे डाल रहे हैं, तो नाराजगी जो है बढ़ रही है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में एक कम्युनिटी के लोग ट्रायल के बगैर जेलों में सड़े हैं। सालों साल उनके ऊपर न कोई चार्ज लगाया गया है, और उनके जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तो इस लिहाज से जो है, अगर आप लिस्ट देखें कौन है इसमें, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बताया जा रहा है कि ये इसमें शुबा है कि ये काम किए हैं बोल के। तो ये दोनों पहलू जो है, गृह मंत्री की इनकॉम्पिटेंस, निकम्मेपन, और प्रधानमंत्री का गायब होना, और जो इनका कम्युनल एजेंडा पोलराइजेशन को करना है इलेक्शंस को लेके, वहां एनडीए जीतने का वगैरह वगैरह, तो ये डोमेस्टिक रीजन बहुत गंभीर है। और सोशल मीडिया में, जैसा आप जानते हैं, हजारों के लोग गृह मंत्री का पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं, रेजिग्नेशन मांग रहे हैं कि ये इनकॉम्पिटेंट हैं, और इतना बड़ा धमाका दिल्ली में कैपिटल में हुआ, तो ये कैसा हुआ? दूसरी बात, रीजनल फैक्टर, जो कि आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जो भी लीडर हमारे वादा कर रहे हैं कि अगर ऐसा पुलवामा की तरह ब्लास्ट होता है, तो हम जो ऑपरेशन सिंदूर अभी लाइव है उसको कंटिन्यू करेंगे, और जो भी इसमें दोषी हैं उन पे कार्रवाई करेंगे बोल के। तो अभी चूंकि पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व होने का डेफिनेटिव डिसीजन या स्टेटमेंट नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ
प्रेस स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह आ रहे हैं। तो आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अभी पाकिस्तान के सेनेट में डिस्कशन जारी है कि आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का दर्जा देना है या नहीं, जिससे वो न्यूक्लियर बटन पे भी जो है अपना कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ कर रहे हैं और 3 घंटे से ज्यादा अलग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, और सेंट्रल कमांड्स हैं उनका आना जाना मिलना शामिल है पिछले 2 सालों से, तो मुझे लगता है कि ये नया पोस्ट जो है आसिम मुनीर को दिया जाएगा और वो जो है और बहुत ताकतवर बन जाएंगे। प्रोफेसर पाशा, एक चीज और भी है, कल इस्लामाबाद के कोर्ट बिल्डिंग में के आगे भी वहां पर ब्लास्ट हुआ और तुरंत जी पाकिस्तान ने भारत को वहां पर ब्लेम कर दिया। तो अब ऐसे में भारत को कल उन्होंने ब्लेम किया और अभी भारत एकदम चुप है। भारत तो कुछ बोला नहीं है, ना उसने पाकिस्तान का का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने तुरंत भारत का नाम ले लिया उस बिल्डिंग में, भले ही भारत का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या नहीं हो। इसको किस तरह से देखेंगे? जी, उसी दिशा की तरफ मैं आ रहा था कि पाकिस्तान अब इतना बोल्ड हो गया है कि अगर उसका हाथ ये दिल्ली ब्लास्ट में भी है, तो पाकिस्तान जो है अमेरिका का सपोर्ट है बोल के वो सीना तान के और करेंगे। उसके साथ सऊदी अरब भी है, अब डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान से साइन किया है, उसके पीछे टर्की भी है और दूसरे खाड़ी के देश भी है। तो अब जो है पाकिस्तान अपने आप को जो पहले मान के चलता था कि वो भारत से टक्कर लेगा, तो अब अमेरिका की सपोर्ट से जो है उनकी हिम्मत बढ़ गई है। अगर इसमें दिल्ली ब्लास्ट में शामिल होने का डेफिनेटिव कंक्लूजन गवर्नमेंट करती है, तो क्या भारत सरकार ये ऑपरेशन सिंदूर को 2 पॉइंट वो शुरू करेगी? क्या अमेरिका के आगे नाराज करेगी? क्या सऊदी अरब को भी नाराज करेगी या टर्की को नाराज करेगी और चीन को भी क्या नाराज करेंगे? तो ये रीजनल मामला जो है डोमेस्टिक दिल्ली का, चीन से, पाकिस्तान से और सऊदी अरब, टर्की, अमेरिका से मिला हुआ है और ये इसके काफी गंभीर परिणाम होंगे। और तीसरा मेन फैक्टर जो है, अभी मैं कार्सन टक्कर के वो इंटरव्यू सुन रहा था 9/11 के बारे में, तो ये 4-5 इंटरव्यूज उन्होंने दिया, उसमें साफ डे बाय डे, ब्लो बाय ब्लो उन्होंने जिस तरीके से CIA को इंफॉर्मेशन मिला, FBI को, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को और प्रेसिडेंट बुश तक कि ये बड़ा हमला होने वाला है और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और पेंटागन सब भी जो है इग्नोर करने लगे। तो ये किसने करवाया 9/11 बोल के, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और अक्टूबर 7 जो इजराइल में हुआ हमास का हमला, अब पूरा नया एविडेंस आ रहा है कि शिन बेत और मोसाद को भी हिदायत दी गई थी कि गाजा पट्टी से फौज हटा ली जाए और जो भी सेटलर्स थे उनके पास से हथियार ले लिया जाए। तो ये अंदरूनी काम भी हो सकता है या दूसरे एजेंसी से मिले हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर भारत पे लगातार बढ़ रहा है जनवरी से, चाहे वो भारतीयों को हथकड़ी डाल के भेजना मिलिट्री प्लेन में जलील करके, या जो इंपोर्ट्स करने की बात प्रधानमंत्री ने मान ली फरवरी 13 की विजिट में, या उसके बाद ये डबल जो टैरिफ डाले हैं 25% और रूस से तेल लेने के लिए वो 25%, और धमकी पे धमकी दे रहे हैं हर बात पे। और ऑपरेशन सिंदूर को भी वो तारीफ करते हैं कि उन्होंने जंग रुकवाई, अगर वो नहीं करते तो न्यूक्लियर वॉर हो जाती, लाखों के मर जाते। तो अमेरिकन कंपनीज को सैंक्शंस डालना कि वो ईरान के साथ, रूस के साथ मिलके सैंक्शन बस्टिंग कर रहे हैं बोल के, और रूस से हथियार खरीद रहे हैं, अब ब्रिक्स से नजदीक हो रहे हैं और डॉलर को कमजोर कर रहे हैं बोल के। तो इसमें जो है अमेरिका की नाराजगी एनडीए गवर्नमेंट को साफ है, खासतौर पे मोदी सरकार को।
तो इस लिहाज से जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर भी। और अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मोसाद टॉप ऑफिसर की, उन्होंने एडमिट किया कि ये बूबी ट्रैप्स, एक्सप्लोजन्स वगैरह जो है रेगुलर सीआई के साथ मिलके वो कराते हैं। उनसे पूछा गया किन किन कंट्रीज में कराते हैं, उन्होंने कहा कि कोई लिमिट नहीं, कहीं भी हम करा सकते हैं बोल के। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर भी जो है भारत की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान या दूसरे देश भी शामिल हों। तो ये डोमेस्टिक, रीजनल और इंटरनेशनल फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो भी लैप्स, लूपहोल हो हमारी सिक्योरिटी में, उसको फायदा उठा के जो है पड़ोसी देश या दूसरे देश या इंटेलिजेंस एजेंसी इसका फुल फायदा उठा रहे हैं और हमको हमारी सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये टेरर फैला रहे हैं कि कैपिटल सिटी में ऐसा अगर हो सकता है और इतनी इनकॉम्पिटेंस देखी जा सकती है, तो डर और खौफ लोगों के दिलों में भय स्प्रेड हो रहा है कि पुलवामा ही नहीं, दिल्ली में भी हो सकता है ऐसा भयानक बिल्कुल, हमला। जी। ठीक है। मैं वापस उसी सवाल के साथ मैं सिद्धार्थ आपके पास आती हूँ कि अभी एक ट्वीट आया शायद उनका अमित शाह को एक दिखाया गया है कि एक मीटिंग में है, आपने शेयर किया। उस ट्वीट को मैं दिखाना चाहूंगी सागर, अगर आप बैक स्टेज में हैं तो आप उसको प्ले करिए उस ट्वीट को। और वो ट्वीट ये देखिए, इसमें ये अमित शाह ने बोला, अमित शाह का ट्वीट है कि चेयर्ड रिव्यू मीटिंग्स ऑन द दिल्ली कार blast with the senior officials, instructed them to hunt down each and every culprit behind this incident. Everyone involved in this act will face the full wrath of our agencies. और उसके साथ जो तस्वीर है उसको भी दिखा दीजिए, जिसमें अमित शाह मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं सारे ऑफिशियल्स के साथ। अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये उसी तरीके की मीटिंग्स हो रही हैं? हालांकि ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई, बड़ा डिसीजन हुआ, लेकिन अभी तो सुराग ही नहीं मिल रहे कि इसके तार क्या पाकिस्तान से जुड़े हैं या नहीं जुड़े। अब कुछ न्यूज वेबसाइट्स कुछ कनेक्शंस अलकायदा से बता रही हैं, कुछ जैश ए मोहम्मद से बता रही हैं, लेकिन सब सोर्स बेस्ड है, कोई आधिकारिक सूचना आई नहीं रही है। जैसे कि पहलगाम के केस में हुआ कि तुरंत तार पाकिस्तान से जोड़ दिए गए थे। क्या मोदी जी के लिए मुमकिन होगा आसानी से कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वो कर पाए? हालांकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी खत्म हुआ नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा था इसको। जी सिद्धार्थ। जी हाँ, सबसे पहले तो कोई इस गलतफहमी में न रहे कि दिल्ली में जो हुई थी वो कोई दुर्घटना थी। जो अमित शाह जी का, भारत के गृह मंत्री का ट्वीट है, उसमें 3 शब्द हैं, वो 3 शब्द ध्यान से देख लीजिएगा। एक ब्लास्ट शब्द है, एक कल्प्रिट शब्द है और तीसरा रॉथ शब्द है। ब्लास्ट का मतलब होता है धमाका, ये दुर्घटना नहीं थी, धमाका है, ये भारत के गृह मंत्री बोल रहे हैं। दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है कल्प्रिट, इसका मतलब कोई ना कोई अपराधी है, मतलब ये अपने आप कुछ नहीं हुआ, कोई ना कोई अपराध की घटना हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कहा है रॉथ, रॉथ का मतलब होता है बदला लिया जाएगा, कोप का आपको सामना करना पड़ेगा। ये अपने आप में ये बता रहा है कि भारत सरकार इसको एक आतंकवादी घटना ही मान रही है। शब्द भले इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन आतंकवादी घटना मान रही है, इसीलिए ये 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अब जब आपका सवाल है कि इस पर इसका जवाब भारत का क्या होना चाहिए, तो साधारण सा नियम होता है कि एक कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। आप अगर सामने वाले को पहले ही बता देंगे कि आप क्या क्या जानते हैं, तो सामने वाला उसको काट काट लेता है। महाभारत की कथा हमको पता है, जब द्रोणाचार्य को चक्रव्यूह रचना था, उनको पता था कि अर्जुन भेद देगा चक्रव्यूह, इसीलिए अर्जुन को दूसरे जगह भेज के चक्रव्यूह बनाया गया ताकि उनका भी मन्यु फंस जाए। तो आपको कभी भी जब तक सवाल नहीं उठे तब तक आपको जवाब नहीं देना चाहिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही जवाब दे दिया है कि अगली घटना होगी तो हम क्या करेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर, सॉरी, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब ये बताइए कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, जिस तरह से वॉशिंगटन पोस्ट बोल रहा है, क्या कह रहे हैं, आपके स्क्रीनशॉट्स बता रहे हैं, काफी सारे अखबार बता रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद का भी एंगल है, अलकायदा का भी एंगल है। इसका मतलब ये चीज तो भारत के बाहर से हो रही है, क्योंकि भारत के अंदर तो इतनी बड़ी घटना हो नहीं सकती, क्योंकि भारत के अंदर होती तो भारत सरकार को अभी तक पता लग गया होता। भारत के बाहर से कोई स्लीपर सेल, कोई भारत के बाहर से कोई आया और भारत के अंदर इस तरह की घटना की, जिस तरह से पहलगाम में किया। आज तक पहलगाम में जिसने किया थे वो 4 आतंकवादी नहीं मिले, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, घटना को अंजाम देके वापस भाग जाते हैं।
तो इसीलिए अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भारत के बाहर से हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आपने जब बोल दिया है कि हम तो इसको एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वार मानेंगे, तो आपको तो अभी तक तो ऑपरेशन सिंदूर 2 के अंतर्गत, 2 क्या, ऑपरेशन सिंदूर 1 ही आपने खत्म नहीं किया था, आपने पॉज किया था। जहां तक याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस समय शुरू हुआ था, पहले दिन जिस समय कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह आई थी, उन्होंने कहा हमने 21 टारगेट आइडेंटिफाई किए थे और 9 को मारा था। इसका मतलब 12 टारगेट बचे हुए हैं, तो 12 टारगेट को अभी तक तो आपको खत्म कर देना चाहिए था। जेईएम के टारगेट्स थे, आपने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, ये अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि बाकी चीजें अपनी जगह पे, इसमें क्योंकि अलकायदा का नाम आ रहा है, इसीलिए अब ये विषय कोई एक भारत सरकार का नहीं रहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो गया और बहुत गंभीर विषय हो गया है। अब जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही गंभीर बात है। मेरे ख्याल से जनगण मन के दर्शक ध्यान में रखिए, कहीं भी किसी भी समाज में मोटा मोटी 3 तरह के लोग होते हैं। ज्यादातर लोग उदार होते हैं, थोड़े बहुत लोग कट्टर होते हैं और बहुत छोटी सी एक संख्या होती है। बात आप ये कह रहे हैं कि भाई अभी ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो गया है, मैं दिखाना चाहती हूँ, इसको फुल स्क्रीन में दिखाइएगा सागर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार है आज, वार्निंग्स फ्रॉम द रेड फोर्ट, ये एक एडिटोरियल लिखा है काउंटर टेररिज्म। फुल स्क्रीन पे दिखाइए इसको प्लीज सागर, इसको फुल स्क्रीन करिए ताकि लोग देख सके। फुल स्क्रीन करिए, फुल स्क्रीन करिए इसको, हाँ, और इसको ये दिखाइए, ये वार्निंग्स फ्रॉम द रेड फोर्ट, और ये काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट अजय साहनी ने इसको लिखा है। इसका एक पोर्शन मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जो बात अभी सिद्धार्थ आप कह रहे थे। GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमेन्स रिलक्टेंट nevertheless to declare the incident a terrorist attack even 24 hours later, and this is unsurprising in view of the pronouncement in the wake of Operation Sindoor that any future act of terrorism would be treated as an act of war, committing India to demonstrative retaliation against Pakistan where the lines of investigation are likely to print. ये है वो पूरा एडिटोरियल जो बात अभी आप कह रहे थे। तो मोदी जी की जो मजबूरी होगी या क्यों वो नहीं कर पाएंगे, ये आज इस एडिटोरियल में ये साफ साफ लिखा है अजय साहनी ने। जी सिद्धार्थ बोलिए। जी, क्योंकि इसमें अभी ये एंगल अलकायदा का भी आ गया है, इसलिए ये विषय अब केवल भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। इसलिए मैं बोल रहा था बहुत गंभीर विषय है, जनगण मन के दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, ज्यादातर लोग उदार होते हैं, थोड़े बहुत लोग कट्टर भी होते हैं, और बहुत छोटी सी एक इकाई होती है जो कि आपराधिक तत्व करते हैं, उनको हम बर्बर कहते हैं। तो पश्चिमी देशों ने, मतलब अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या यूरोप हो, उसने देखा कि इस्लाम में जो ज्यादातर उदार देश हैं उनको वो अपने साथ रख लेते हैं। जैसे टर्की है, अल्बेनिया है, उन लोगों ने उनको उदार इस्लाम, जो भी इस्लाम में उदारता फॉलो करते हैं, उनको उन देशों ने अपने साथ नेटो तक में रख लिया है। थोड़े बहुत जो कट्टर देश हैं, जिस तरह से सऊदी अरब है, उसमें वहां पर हमें पता है महिलाओं को उतनी क्या कहते हैं फ्रीडम नहीं है, उनकी उतनी स्वतंत्रता नहीं है। तो जो कट्टर हैं उनके साथ वो व्यवहारिक रिश्ता रखते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं रखते। उनको अपने साथ बिठाते नहीं है लेकिन व्यवहारिक रिश्ता रखते हैं। अमेरिका तालिबान के साथ व्यवहारिक रिश्ता रखता है, अमेरिका सऊदी अरब के साथ व्यवहारिक रिश्ता रखता है। लेकिन जो उसमें छोटे बहुत बर्बर तत्व होते हैं उनको घर में घुस के मारता है, चाहे वो अलकायदा हो या ISIS हो। ISIS अगर सीरिया में हो तब भी घर में घुस के मारता है, अगर ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा में अफगानिस्तान में छुपा हुआ था तब भी घर में घुस के मारा, और अगर ओसामा बिन लादेन इनको पता लगा कि एबटाबाद में पाकिस्तान में बैठा हुआ है रावलपिंडी के पास, तो वहां भी घर के अंदर घुस के मारा। तो ये 3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं कि आपको उदार लोगों के साथ अलग व्यवहार करना पड़ता है, कट्टर लोगों के साथ अलग करना पड़ता है, और जो बर्बर होते हैं उनके साथ अलग करना पड़ता है। दिक्कत यह है कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में जो पड़ोस में आपका, ये आपके हिसाब से पॉलिटिकली और जियो पॉलिटिकली दोनों अब मोदी जी के लिए संभव नहीं होगा कि बहुत आसानी से पाकिस्तान के ऊपर फिंगर्स पॉइंट आउट करे या तुरंत ये कह दें कि चलिए अब हम गोला और गोली दोनों दागेंगे पाकिस्तान के ऊपर, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे शायद। नहीं, अब ये अलकायदा का अगर विषय आ जाता है तो अलकायदा सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ा है, अलकायदा तो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर है। अलकायदा है, ISIS है, वो हो सकता है अफगानिस्तान में बैठा हो सकता है इराक में कहीं बैठा हो सकता है सीरिया में कहीं बैठा हो। तो भारत के पास इतनी ताकत है क्या कि सीरिया में जाके बमबारी कर दे? जिस तरह से पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया उस तरह से सीरिया पर कर सकता है क्या? खैर वो बात मैं बाद में आता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने पिछले 10 साल में भाजपा ने एक जो कथानक बनाया कि आपका पड़ोस में जो अब्दुल है पंचर वाला, हम उसको भी, वो भी खतरा है, उसको भी हम घर में घुस के मारेंगे। उसके चलते हुआ यह है कि पहली बार
अलकायदा की नजर अब भारत पर है। जिस समय अलकायदा पूरी दुनिया में हंगामा मचा रहा था, वो अमेरिका तक पर हमला कर रहा था, तब भी अलकायदा जैसा जो बर्बर इस्लाम का जो बर्बर अंश है, उसका नजर भारत के ऊपर नहीं था। ये पहली बार हम सुनने में आ रहा है इनके जो अलकायदा का जो बर्बरता है उसकी नजर अगर भारत पर है, उसके स्लीपर सेल अगर भारत में आ गए हैं और ये चीज अगर अखबार में अब छपने लगी है, इसका मतलब कूटनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत बड़ी एक नई, इसको कहते हैं ना, ए न्यू फ्रंट हैज बीन ओपन्ड। एकदम पूरा एक नया आयाम अब भारत के सामने खुल रहा है। अब भारत अगर अपने अंदर में जिस तरह से पाशा साहब ने कहा माइनॉरिटीज के साथ व्यवहार करने में थोड़ा भी 19-20 करना शुरू करेगा, तो इस तरह का जो बर्बर लोग हैं ये और ज्यादा आपके ऊपर नजर डालेंगे। तो मेरे ख्याल से अब भारत को, इसीलिए भी भारत इस चीज को कहीं पर बाहर किसी देश का, पाकिस्तान का नाम लेने में हिचकिचा रहा है, क्योंकि अगर इसमें अलकायदा शामिल है तो अलकायदा कहाँ बैठा हुआ है भाई? अलकायदा का तो कोई हेड ऑफिस नहीं है। अलकायदा अफगानिस्तान में बैठा है, अलकायदा इराक में बैठा है, अलकायदा सीरिया में बैठा है, कहाँ बैठा है अलकायदा? और अगर वहां बैठा है, आप तो कमिट कर चुके हो कि हमारे साथ एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो मान लीजिए सीरिया में बैठा है, तो आप सीरिया के ऊपर आपको बमबारी करनी पड़ेगी। अब सीरिया के ऊपर बमबारी करने जितना बड़ा हवाई जहाज या उतनी दूर मार करने वाली मिसाइल तो आपके पास है या नहीं है, इसमें तो बहुत बहुत आश्चर्य है। क्योंकि जहां तक आज तक हमें पता है, दुनिया में केवल एक देश है जो कि दुनिया भर में कहीं भी, मतलब पूरे गोल धरती में कहीं पर भी जाके बमबारी घर में घुस के मारा है अगर, तो वो केवल अमेरिका ने मारा है। उसके अलावा किसी देश के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। अब मुझे बताइए, जो बर्बरता को अमेरिका खुद निपट रहा है, उसको आप अपने घर में आ बैल मार काहे के लिए कर रहे हो? एक बहुत जबरदस्त दादा, दुनिया का सबसे भारी टेक्नोलॉजी वाला अमेरिका, अगर अलकायदा को वो खुद निपट रहा था, आईएसआईएस को वो खुद निपट रहा है, तो उस आईएसआईएस के सामने जाके लाल कपड़ा दिखा के आप अपने घर की तरफ उसको क्या कहते हैं, उसका ध्यान क्यों बता दीजिए? इसी को कहते हैं कि राह चलते भूत को घर बुलाना। राह चलते भूत को घर नहीं बुलाया जाता। क्या कहते हैं, सांड के सामने लाल कपड़ा नहीं दिखाया जाता। दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर राजनीति करने के लिए इन्होंने जो अब्दुल को टाइट करेंगे, अब आप अपने ही घर के अब्दुल के पीछे पड़े हुए हैं, अपने ही दोस्त अब्दुल के घर में घुस के मारने की बात कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो जो कट्टर तत्व है उनकी नजर तो आप पर पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो अनावश्यक रूप से आपको परेशान करने लगेंगे। तो ये जो एक नया टोटली फ्रंट खुला है, ये मेरे ख्याल से ये सिर्फ मोदी सरकार की समस्या नहीं रही। अब ये हम ये कह के नहीं बच सकते कि मोदी सरकार इसमें फंस गई है या मोदी सरकार इसको हैंडल नहीं कर सकती है, क्योंकि अब जो ये समस्या है ये भारत के हर नागरिक की समस्या है। क्योंकि आज तक एक दुनिया का बहुत ही क्या कहते हैं, बर्बर इकाई थी जो कि लोगों को मारती थी, उसने अमेरिका तक पर हमला किया था, उसकी नजर भारत पर नहीं थी। अब तो लग रहा है उसकी नजर भारत पर है। तो मुझे ये बताइए, जिस भारत की सरकार, 1 सेकंड में खत्म कर देता हूं, जिस भारत की सरकार अपने देश में बढ़ रहे क्राइम रेट को कम नहीं कर सकती, जो मोकामा में अपने ही कैंडिडेट को किसी दूसरे कैंडिडेट की हत्या करने से रोक नहीं सकती, खुद ही अरेस्ट कर लेती है, जो आप सामान्य क्राइम रेट घटा नहीं पा रहे हैं, दुनिया की सबसे बर्बर आतंकवादी ताकत अलकायदा जैसा अगर आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, तो इसको तो डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल, बहुत जटिल हो जाएगा। इसी को कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। और ये कैच 22 सिचुएशन ध्यान में रखिएगा, भारत सरकार की, ये मोदी सरकार नहीं है। मेरे ख्याल से भारत के हर नागरिक अब कैच 22 सिचुएशन में आए हुए हैं। उनको सोचना पड़ेगा कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, किस तरह की नैरेटिव जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, उसकी बात सुन के कोई दूसरा आपसे नाराज होकर आपके ऊपर उसकी नजर पड़ रही है। ये बहुत ही गंभीर बात हो गई है। नहीं, लेकिन क्योंकि अगर इसके सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जैसे हिंदू में और फेडरल में इसका जिक्र किया गया है कि इसमें अलकायदा के कनेक्शंस है, तो क्या ये वजह है कि भारत सरकार अभी बहुत टाइट लिप्ड है, चुप है, इस पर ज्यादा बहुत कुछ आधिकारिक रूप से नहीं बोल रही है? प्रोफेसर पाशा क्या कहेंगे, क्या यही आपको लग रहा है कि ये कारण हो सकता है भारत सरकार के चुप रहने का? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि ये जो है, मैं इस दिल्ली ब्लास्ट को जो है आइसोलेशन में नहीं देखना चाहता। जैसे कि मैंने बताया, अमेरिका का प्रेशर लगातार बना हुआ है और
हम अमेरिका के जो डिमांड्स हैं उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, चाहे वो रूस से तेल हो या हथियार हो, ब्रिक्स हो या टैरिफ हो या इंपोर्ट्स हो या चीन के साथ दोस्ती हो या ग्लोबल साउथ में हो या भारत के इन्वेस्टमेंट हो। हर एक मामले में जो है अमेरिका ने कोशिश करके देख लिया कि किस हद तक वो सैंक्शंस लगा सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। लेकिन हमने घुटने नहीं टेका, जो कंसेशन चाहते थे हमने नहीं दिया। हालांकि कुछ हद तक हम अमेरिका के बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो 100% टोटल एक्सेस डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी में, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, जीआई हो या जो भी हो, या आर्म्स हो या तेल हो या गैस हो, या हर किस्म का जो है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं, भारत को जो है इकोनॉमी खत्म करना चाहते हैं और डिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। तो इस लिहाज से जो है अब एक्सटर्नल एजेंसीज भी अमेरिका यूज कर सकता है। देखिए अब कल ही जो है सीरिया के प्रेसिडेंट अल शारा व्हाइट हाउस में गए थे और प्रेसिडेंट से मिले। ये क्या, कौन है ये अल शारा? ये आईएसआई का हेड था ये सीरिया में, और 10 मिलियन उसके सिर पे इनाम रखा गया है। और ये सूट बूट में जाके व्हाइट हाउस में जो है डिग्निफाइड और ऑनरेबल हो गया है, जो कि कत्ल आम करता था अलकायदा और आईएसआईएस के नाम पे। और ऐसे लोगों को जो है अमेरिका प्रेसिडेंट बना दिया है टर्की के जरिए, और रिकग्निशन भी दिया सऊदी अरब के रिकमेंडेशन पे रियाद में, जब उन्होंने मिला डोनाल्ड ट्रंप ने अल शारा को, और सैंक्शंस भी हटा रहे हैं, और जो है पेरिस, लंदन, जिन जनरल असेंबली में सब में जा रहे हैं। तो ये अलकायदा किसको कौन फाइनेंस कर रहे हैं? अब बेसिकली इट इज अमेरिका एंड वेस्ट और इजराइल। तो ये पूरे वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी लगती है मुझे, चाहे वो डायरेक्टली हो या पाकिस्तान के जरिए हो। भारत को जो है प्रेशर लगातार, जैसा कि मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में बताया था, अमेरिका का प्रेशर जो है अगर हम कंसेशन नहीं देंगे तो लगातार जारी रहेगा, एक के बाद एक के बाद। तो अब जो है अलकायदा ऐसा मॉन्स्टर है, तो आप पूरी दुनिया में ढूंढते रहेंगे। कभी बोको हराम के नाम से नाइजीरिया में उभरता है, कभी साहिल में अफ्रीका के कंट्रीज में उभरता है, कभी सीरिया में, कभी सऊदी अरब, यमन, अफगानिस्तान और खोरासान, अब भारत में वगैरह बोल के। तो ये जो है अमेरिका अपना फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि ऐसे आतंकियों को इस्तेमाल कर सकता है, और डोमेस्टिक में जो भी डिस्कंटेंट है उसको यूटिलाइज करके, चाहे कश्मीरी हो, मुसलमान हो या जो भी तबके के लोग हों, ऐसा इस्तेमाल करते हैं। जैसा बांग्लादेश में उन्होंने स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करके शेख हसीना का तख्ता पलट दिया, या गड़बड़ी कराई नेपाल में या लद्दाख में या दूसरे अन्य देशों में। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है अमेरिका का, कि अगर आप हमारी बात नहीं माने तो हम आप पे दबाव डालेंगे और रेजिम चेंज का भी एजेंडा करेंगे और नुकसान करने की कोशिश करेंगे। चूंकि पाकिस्तान अब उनका दोस्त बन गया है, जो हमारा दुश्मन है, तो अब भारत को जो है बहुत ही एहतियात से, केयरफुली असेस करना होगा कि पाकिस्तान का नाम अगर लेते हैं और ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू नहीं करते, तो ये एनडीए की क्रेडिबिलिटी और मोदी की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। पहले ही जो है टारगेट्स को कंप्लीट नहीं करे बोल के, और अमेरिका के दबाव में आके सीज फायर आपने एक्सेप्ट कर लिया और जंग रुकवा दी, जो कि आपने आजाद कश्मीर को पीओके को लिबरेट कराने की बात कर रहे थे वगैरह वगैरह, सब तो जीरो हो गया। तो और ऑपरेशन सिंदूर को भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तारीफ करके उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर जंग को रुकवाए वगैरह सब। तो ये डोमेस्टिक एजेंडा भी जो है मोदी का और एनडीए का, बीजेपी का, पर्दाफाश हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो है ये बहुत ही खतरनाक मरहले में या स्टेज में हम जकड़े गए हैं।
कि या तो अब कंप्लीट अमेरिका सरेंडर चाहता है भारत की तरफ से, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी, और क्वाड के जरिए चीन पे दबाव डालना चाहते हैं और हमको रूस से अलग थलग करना चाहते हैं, और पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत पे प्रेशर डालने का, चाहे वो कश्मीर से हो या आतंक से हो वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी नहीं रिव्यू करना है, ये बहुत सर, आपने महत्वपूर्ण है। इस सर आपने ये हिंट किया बहुत संक्षेप में कि आप ये हिंट कर रहे हैं कि ये क्योंकि भारत अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, भारत सरेंडर करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है अमेरिका का कि आप पाकिस्तान को, अमेरिका ने उकसाया होगा कि ठीक है वहां पे आतंकवादी जो गतिविधियां है उसको बढ़ा दो, तो ये उसका भी एक नतीजा हो सकता है। मैं कह रही हूँ हुआ हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं। जी, क्योंकि ओके। अब पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया, मेजर नॉन नाटो वाला है अमेरिका का, और पाकिस्तान के बेसिस चाहते हैं ईरान पे हमला करने के लिए या रेजिम चेंज करने के लिए, या सेंट्रल एशिया में गड़बड़ी करा के रूस पे और चीन पे दबाव डालने की, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डिसरप्ट करने के लिए। तो अब पाकिस्तान का महत्व जो है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में बहुत बढ़ गया है। तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी ग्रुप डायरेक्टली इस तरीके से हमले करे, ब्लास्ट करे। और अलकायदा जो है आप कहाँ ढूंढेंगे, सीरिया में ढूंढेंगे, पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे कि बमबारी करेंगे। तो इस लिहाज से जो है भारत को गुमराह करके दबाव डालने की कोशिश करेंगे, और ये जो है मिसनोमर है अलकायदा, बिल्कुल। खोरासान और दूसरे आईएसआईएस के ग्रुप, क्योंकि खुद अमेरिका इसमें शामिल है सीरिया के जरिए, और सीरिया बिल्कुल। इतना कमजोर हो गया कि हर एक जगह जो है कोई ना कोई आतंकी ग्रुप वहाँ एक्टिव है, जिसमें कई मुल्क भी शामिल हैं। तो उसको इस्तेमाल करके बहुत सारा गड़बड़ यहाँ भी करा सकते हैं। जी। ठीक है। अंत में मैं बहुत संक्षेप में सिद्धार्थ कहूंगी कि क्या वाकई में सरकार फंस गई है, जो भी उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए जो नैरेटिव खेलने की कोशिश की, आज क्या उसका खामियाजा पूरा भारत अब झेलेगा? बहुत संक्षेप में जी। हाँ, भारत झेलेगा या नहीं बोल नहीं सकते, क्योंकि जनता के हाथ में अभी भी है। जनता अगर अपना व्यवहार समझ ले, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिए, एक बहुत रोचक चीज, दिलचस्प चीज है कि कल ही दिल्ली में भी परसों ब्लास्ट हुआ था और पाकिस्तान में भी कहीं एक जगह ब्लास्ट हुआ। अमेरिका का स्टेटमेंट पाकिस्तान के बारे में आया कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधि हुई है, पाकिस्तान उसका शिकार है, लेकिन भारत के बारे में उसका इस तरह का कुछ नहीं आया। दूसरी बात है, जिस दिन पहलगाम हुआ था, याद रखिएगा, जिस दिन भारत में पहलगाम की घटना हुई थी, उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में थे। और आज तक वो पहलगाम में वो जो 4 लोग मारे, वो आज तक कौन थे, उनका ना तो फोटो निकला ना तो वो आदमी निकला। तो जिस तरह से पाशा साहब कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स, वैश्विक राजनीति जो है, कूटनीति जो है, उसमें कौन से तार कहाँ जुड़े हुए हैं पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कल तक जो आतंकवाद पाक अधिकृत कश्मीर में हुआ करता था, वो आज दिल्ली के कश्मीरी गेट में होने लगा है। तो ये आपके घर के सामने आ गया है। इसीलिए अब बहुत जरूरी है कि भारत के लोग समझें कि खतरा जो भारत पर खतरा है, हिंदू खतरे में है, वो खुद अपनी मूर्खताओं से बचने का खतरा उसको ज्यादा है। उसको बाहर से जो खतरा है वो तो बाद की बात है, वो तो खतरा हैंडल हो जाएगा, लेकिन कहीं अपने मूर्खता से अपनी खतरों को न बढ़ा ले। क्योंकि जिस तरह से आप कर रहे हैं, दुनिया भर में आजकल इस तरह के काफी सारे एंटिटीज, एजेंसीज, या हम क्या कहते हैं उसको, मर्सेनरीज कहा जाता है, जो भाड़े के लोग होते हैं, उनको आप एक बार अगर खुद ही आपने बोल दिया कि हमारे ऊपर कोई भी हमला होगा तो हम उसको युद्ध मानेंगे, तो अब कल मान लीजिए कोई कह दे कि ये तो हमला सही सीरिया में बैठे हुए किसी मॉड्यूल ने किया था, तो अब भारत के ऊपर दबाव, खुद भारत ने खुद अपने ऊपर दबाव बना लिया कि हमको सीरिया में जाके हमला करना है। हमला करने की आपके पास ताकत है नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, जो छोटे मोटे अपराधी हैं उनका भी पौ बारह होगा, और उनको लगने लगेगा कि इस चीज को भारत सरकार इतनी कमजोर है कि यहाँ पर इस तरह की चीजों को और अंजाम दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार का जो होगा सो होगा। भारत सरकार जो करेगी वो तो करेगी, उसके हाथ में है। वो हमारी राय और आपकी राय नहीं ले रही है, लेकिन जनगण मन के दर्शक हैं, वो हो सकता है हमारी आपकी बात सुने। कोई भी आपको कहे कि फलाने किसी दूसरे से आपको खतरा है, तो सबसे बड़ा खतरा हमको अपनी मूर्खता से होता है। अपने कॉमन सेंस से चलते हैं तो हमको अपना खतरा कम होता है। कोई दूसरा हमें खतरे में नहीं डालता, हमारी खुद की मूर्खताएं हमको खतरे में डालती हैं। ध्यान में रखिएगा
तीन तरह के लोग होते हैं, उदार होते हैं, कट्टर होते हैं, बर्बर होते हैं। तीनों के साथ एक तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। भारत में जो इस्लाम है वो सूफी इस्लाम है। सूफी इस्लाम पहले से भी उदार इस्लाम रहा है। आप उसकी तुलना अल-कायदा और आईएसआईएस से नहीं कर सकते। आईएसआईएस को तो और अल-कायदा को तो अमेरिका घर में घुस के मारता है। हम लोग गलतफहमी में पड़ोस के जो अब्दुल है पंचर वाला, उसको हम कहेंगे कि हम तुम्हारे उसको घर में घुस के मारेंगे और बुलडोजर चलाएंगे। तो अनावश्यक रूप से आपको दुनिया भर के आप गलत लोगों के नजर में, गलत लोगों के टारगेट में आ जाएंगे। महाभारत की कहानी ध्यान में रखना होता है। अगर अर्जुन ने पहले ही बोल दिया कि मैं चक्रव्यूह को भेज सकता हूं, तो द्रोणाचार्य तेज होता है, अर्जुन को हटा के अर्जुन के बेटे को शहीद करवा देता है। तो बहुत पुरानी कहानी है, हमको ध्यान में रखना है कि कोई भी हमारे अगला कदम क्या होगा ये पहले से बोलना समझदारी नहीं होती है। बोलते हैं तो फंस जाते हैं, क्योंकि सामने वाला वैसा काम कर देता है और आप वैसे जवाब देने में न जवाब देते बनता है। इसी को कहते हैं सांप छुछुंदर वाली स्थिति, न उगलते बनता है न निगलते बनता है। इसीलिए बंद मुट्ठी हमेशा लाख की होती है, मुट्ठी खोल देंगे तो खाक की हो जाएगी। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर पाशा और सिद्धार्थ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।